ओके पीपल, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन? ठीक है, मोस्ट केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड्स थ्रू अ एलिमेंट्री रिएक्शन। ज्यादा करके जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो स्टेप वाइज एलिमेंट्री रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस, दीज एलिमेंट्री स्टेप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच दे इन्वॉल्व। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। 10 द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जितने भी आपके रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, चाहे वो एटम्स हो, चाहे आयन्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of a reaction। कितने मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक दूसरे के साथ कोलाइड होकर उस रिएक्शन को अंजाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। उनका कैरम चल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। Hence the molecularity is simply the sum of the molecules of different reactions as represented by the balanced chemical equation। For example, decomposition of ammonium nitride, ये भाई साहब आपका अमोनियम नाइट्राइड है विच इज फॉर्मिंग व्हाट, नाइट्रोजन प्लस वाटर। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस वाटर। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन्स बिटवीन टू स्पीशीज। तो अगर जैसे देखो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, ये आपका 2HI हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं भाई साहब, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, H2 प्लस I2। ठीक है, सो दीज आर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जहां पे दो मॉलिक्यूल्स का भाई साहब रिएक्शन हो रहा है बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, जहां पे तीन मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वहां पे ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इस मॉलिक्यूलरिटी को आप सिर्फ मॉलिक्यूल्स को देखकर ही नहीं बता सकते, आपको भाई साहब देखना पड़ेगा कि ये एक ही स्टेज में हो रहा है या अलग अलग स्टेज में हो रहा है। जिस स्टेज में आपका रिएक्शन रेट सबसे कम होता है उसको हम बोलते हैं भाई साहब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, that is basically known as rate determining step। ठीक है, ट्राईमॉलिक्यूलर और termolecular reactions involve simultaneous collisions between, simultaneous collisions हो रहे हैं between three reacting species। for example यहाँ पे देखो आपके दो NO हैं, ठीक है, and 1 O2, it is forming what, 2 NO2। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ट्राईमॉलिक्यूलर। the probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small। देखिए यहाँ पे बहुत स्मॉल है, hence the molecularity greater than 3 is not observed। तो दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं ये समझ में आता है, तीन मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं ये फिर भी समझ में आता है, लेकिन चार मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सो इसीलिए ग्रेटर देन 3 ज्यादा करके मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। ठीक है, It is therefore evident that complex reactions involving more than, तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शंस जहां पे आपके 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हुए आपको बैलेंसिंग में दिख रहे हैं, वहां पे कैसे रिएक्शन होता होगा। क्योंकि देखो समझ में आ रहा है, देखो अगर आप दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स दे आर बेसिकली रिएक्टिंग, अगर आपका 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसा समझ में आता है, 4 मॉलिक्यूल्स का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखो 4 मॉलिक्यूल्स का इस मॉलिक्यूल के साथ इस मॉलिक्यूल का कैसे रिएक्शन होगा, इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्शन होगा, 5 और 6 में तो और ज्यादा ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। तो 3 का समझ में आता है, 3 से ज्यादा अगर आपको इक्वेशन में दिख रहा है, जैसे देखो इस इक्वेशन में KClO3 प्लस क्या दिख रहा है, 6 FeSO4, 6 मॉलिक्यूल्स फेरस सल्फेट के, 3 मॉलिक्यूल्स H2SO4 के। तो कायदे से अगर देखा जाए तो 3 और 6 और 9 और एक 10 मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हो रहा है। दिस इज अ लिटिल इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब जरूर से ऐसा कुछ हो रहा होगा कि छोटे छोटे स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। तो पहले हो सकता है पहले 3 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ, फिर दूसरे वाले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ, फिर तीसरे वाले स्टेप में बाकी 3 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, और जैसे ही आपके छोटे छोटे स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब उन छोटे छोटे एलिमेंट्री स्टेप्स में से कोई एक स्टेप होगा जो आपका स्लो स्टेप होगा, और उस स्लो स्टेप को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी को हम बोलेंगे RDS। जहां पे भी आपको भाई साहब मॉलिक्यूलरिटी से 3 से ज्यादा दिख रही है वहां पे फॉर श्योर भाई साहब वो एलिमेंट्री स्टेप्स में ही होगा। ठीक है, ओके, सो इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग more than 3 molecules in a stoichiometric equation must take place in more than one step। तो भाई साहब वेरी एविडेंट है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोरेट का
6 मॉलिक्यूल्स फेरस सल्फेट का और 3 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का है। टोटल 10 मॉलिक्यूल है। हो ही नहीं सकता कि 10 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करें। तो इसका मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्री स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा होगा और इसका रेट अगर हमको डिटरमिन करना है तो हमको उन एलिमेंट्री स्टेप्स में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो द अबव रिएक्शन व्हिच अपेरेंटली सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर, 10th ऑर्डर दिख रहा है भाई साहब, 10 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ये हकीकत में क्या है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन को स्टेप में होता हुआ हमने देखा और जिस स्टेप का सबसे स्लोएस्ट रेट है उसको उठाया है और उसकी ऑर्डर क्या आई है भाई साहब, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आया है। ठीक है, दिस shows that the above reaction takes place in several steps. So in spite of 10 molecules getting involved, it is a second order reaction. It means that in one of the steps, okay, which is apparently the slowest step and the rate determining step, the molecularity is 2. Okay. Since each elementary step involves quite different type of reaction, so each step will occur at its own distinctive rate. Okay, some of these steps will be very fast while the others will be slow. Okay, if one step takes place much more slowly than all other steps, it will definitely control the overall reaction rate. ऐसे समझो वैसे रिले रेस देखा है आपने, राइट? एक दौड़ कर आता है, फिर वो उसको हैंड ओवर करता है, फिर वो दौड़ता है, ठीक है, फिर वो दौड़ कर आता है, ठीक है। तो अभी समझ लो भाई साहब, अगर ये रोहित और ये क्या कहते हैं देवजीत और राजू और बाबू, ये चार मिलकर रिले रेस कर रहे हैं और बाबू जो है तो एज यूजुअल स्लो भाई साहब, ठीक है, सबसे स्लो, तो सब मिलकर किसको मारेंगे? अगर रेस हार गए तो बाबू को मारेंगे, राइट? बिकॉज ही इज द वन फॉर विच द रेस हैज बीन लॉस्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये रिले रेस में सब अपने स्पीड से दौड़े, ये भी एक सो के दौड़ रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो एवरीबडी विल होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। सो दे हैव लॉस्ट द रेस बिकॉज ऑफ वन पर्सन हु वाज वेरी स्लो, ठीक है। इसी तरह से रिएक्शंस में भी जो रेट होता है वो किससे ज्यादा इंपैक्ट होता है? जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा और उसी को हम उठाते हैं और उसी का ऑर्डर जो होगा वही रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अगेन इट कैन बी अ मल्टी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, एंड बाय लुकिंग एट इट इट कैन सीम टू बी अ मल्टी ऑर्डर रिएक्शन एज वेल। जैसे यहां पे 10 ऑर्डर दिख रहा था, 10, बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट सीम्ड टू बी अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 10. However, it is a reaction of order 2. Why? Because somewhere down the line there is a mechanism which is the slowest of all, and in that mechanism the order comes out to be 2. Clear है? Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? This is called the rate determining step, जिसको हम बोलते हैं RDS. The concept of the rate determining step is similar to that of a car factory. The different sections of the factory manufacture different parts such as engine, seats, car body, etc. सारी चीजें भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग हो रही, रिले रेस की तरह ही है ये भी, ठीक है। तो आपका कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस आर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स, the concept of rate determining step is similar to that of a car factory. Engine, seats, car body, etc. The rate of production of cars per day depends upon the slowest working section of the factory. तो जो slowest working section होगा उस पर डिपेंड करेगा भाई साहब, ठीक है। सब कार बॉडी सब कुछ मैन्युफैक्चर हो गया, समझ लो सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बहुत स्लो चल रही है। अभी नंगा पुंगा कार तो तुम उतार नहीं सकते भाई साहब, उसमें कम से कम सीट को लगा के देना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। इंसान बैठेगा किधर, ठीक है। तो इस तरह तो आपका पूरा कार तैयार हो गया है लेकिन उसमें सीट अभी तक लगा नहीं है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट वर्किंग सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री। Thus the molecularity of a reaction must always be a whole number, whereas the order of the reaction can be 0 or fractional also, ठीक है। तो molecularity मतलब क्या हो जाएगी भाई साहब आपका? Molecularity has to be a whole number, हमेशा भाई साहब आपका whole number होना चाहिए, whereas order आपका क्या हो सकता है? 0 या fractional भी हो सकता है। Generally in a complex reaction the order of the reaction is equal to the molecularity of the slowest step. तो जो slowest step होगा उसी को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। इस चीज को भाई साहब याद रखिए। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉर द स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है।
स्लोवेस्ट स्टेप, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आपका क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, समझ लो कोई रिएक्शन हो रहा है, समझ लो कोई भाई साहब रिएक्शन हो रहा है और उसमें पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज एलिमेंट्री स्टेप्स, दीज आर नोन एज एलिमेंट्री स्टेप्स। और इसमें समझ लो ये सबसे स्लोवेस्ट है, दिस इज बेसिकली द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल स्टेप्स, दिस विल बिकम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही रिएक्शन का भाई साहब क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलाना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी बेसिकली द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूलैरिटी और द ऑर्डर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूं? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, so generally in a complex reaction the order of the reaction is equal to the molecularity of the, ये क्या है, आज भी है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखिए भाई साहब। ओके, so generally in a complex reaction the order is equal to the molecularity of the slowest step, yet the order of any reaction, elementary or complex, is always determined experimentally to find out the exact power of the molar concentration of each reactant on which the rate of reaction actually depends। ठीक है, इन सब पे भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आप पहले क्या करेंगे भाई साहब, जो एक रिएक्शन होगा उसका आप देखेंगे स्टेप्स कितने हैं। ठीक है, जो भी आपके स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आपका क्या बन जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस स्लोवेस्ट स्टेप का जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा, स्लोवेस्ट स्टेप का जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा वही क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया। Generally the order of an elementary reaction is equal to its molecularity, तो order of a reaction is equal to its molecularity। ठीक है, order of a reaction जा रहे करके, अगर कोई elementary reaction, क्या हुआ, जाइए, आपको जाना है, जाइए ना, जाइए। Generally the order of an elementary reaction is equal to its molecularity। order of a reaction भाई साहब किसके बराबर होगा, उसके molecularity के बराबर होगा। ठीक है, अगर elementary reaction है मतलब एक ही स्टेप में अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर भाई साहब देखो कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स, भाई गुप्ता जी बताओ इधर क्या होगा, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या होगा? एलिमेंट्री इज जनरली व्हाट, अ वन स्टेप रिएक्शन। ये भाई साहब किस टाइप का रिएक्शन है, एक स्टेप का रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स आपका मल्टीपल स्टेप्स का रिएक्शन है। ठीक है, okay, so generally the order of an elementary reaction is equal to its molecularity। तो आपका order of a reaction क्या हो जाएगा, molecularity के बराबर हो जाएगी। ठीक है, however if the conditions of pressure or concentration are changed the order may not be equal to molecularity। तो कभी कभी gaseous reactions जो होते हैं, अगर वहां पे आपने प्रेशर, टेम्परेचर, इन सारे कंडीशंस को चेंज कर दिया तो हो सकता है ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर ना हो। ठीक है, ओके, in that case reaction may take place in one step, that is may not remain an elementary reaction but may be a complex reaction। for example a unimolecular reaction is of order at high pressure but at low pressure it becomes of second order। तो अगर आपने भाई साहब डायमेंशंस को चेंज कर दिया, किसी रिएक्शन को जिस कंडीशन में आप कैरी आउट करवा रहे हैं अगर उसको चेंज कर दिया, समझ लो प्रेशर को आपने चेंज कर दिया, ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। For example, a unimolecular reaction is of a unimolecular reaction which is of first order। unimolecular है तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, this will be of first order at high pressure। तो obviously देखो इस चीज को समझो, यहां पे हाई प्रेशर दिया गया है जिसके वजह से वो रिएक्शन एक ही स्टेप में कवर हो जा रहा है ना। What have you done here in order to ensure that the reaction gets taken place in one step itself, elementary reaction, आपने बहुत हाई प्रेशर दिया हुआ है। जैसे आप प्रेशर को लोअर करोगे तो क्या वो उसी रेट से होगा? नहीं। जैसे आप प्रेशर को
देखिए आपने प्रेशर को हाई रखा है तो इसका मतलब भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, मतलब एक ही स्टेप में भाई साहब वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही आप प्रेशर को लो कर दोगे सो इट विल बी कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है। सो इट विल नो लॉन्गर बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट विल बिकम अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर आप रिएक्शन के चीजों को चेंज करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी मतलब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में प्रॉब्लम आ सकता है, या मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर चेंज हो सकती है, ठीक है। ओके, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन एन एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। तो कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ कोलिजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ए और बी में कोलिजन कर रहे हैं और सी भाई साहब यहां पे है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। एक टाइम पे जितने भी मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा है वो उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों भी होगा, ठीक है। It is the number of powers of the concentration terms on which the rate of the reaction actually depends, or it is the sum of the exponents of the concentration in the rate law equation. Rate law equation में जैसे जब हमने निकालना है इसको, ठीक है। Molecularity क्या है भाई साहब, एक theoretical concept है and can be calculated by simply adding the molecules of the slowest step. तो slowest step भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, rate determining step। तो slowest step में हम इसको add कर रहे हैं। slowest step का जो होता है भाई साहब rate determining step, उधर इधर बैठ, तू और देवजीत तुम इधर बैठो, चलो चलो जल्दी फटाफट। तो मॉलिक्यूलरिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, और ये आपका हो गया ऑर्डर। ऑर्डर इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर आपका भाई साहब रेट लॉ से एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर वैल्यू ओनली। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर वैल्यू ही लेगी, 1 2 3 एक्सेट्रा। इट नीड नॉट बी अ होल नंबर, इट कैन बी अ फ्रैक्शनल, जीरो और इंटीजर। तो ऑर्डर आपका तीनों भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन and has no meaning for complex reaction, that is it is only the slowest steps whose molecular has significance for the overall reaction। तो कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होने दो किसी भी रिएक्शन में, आप हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप को उठाएंगे और उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। यू विल ऑलवेज पिक अप द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल स्टेप्स एंड यू विल टेक इट टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो आपका जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, ठीक है, द slowest step will be the rate determining step. It is applicable for both elementary as well as complex reactions, that is it is for overall reactions and no separate steps are written to obtain it। कोई भी दो अलग अलग steps हम नहीं उठाते हैं to obtain it, तो इनको हम अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक है। It is applicable for both elementary as well as complex reactions। For example, for simple reactions it can be obtained from stoichiometry of the equation। simple reaction मतलब एक स्टेप में होने वाले रिएक्शंस, ठीक है। reactions which are happening मतलब एक एलिमेंट्री स्टेप है, ऐसे स्टेप्स में, ठीक है। फॉर सिंपल रिएक्शंस इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। फॉर द ऑर्डर ऑफ अ सिंपल रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज सीन फ्रॉम द बॉलेंस। रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी आर ग्रेटर देन 4, जैसे हमने देखा भाई साहब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कोई भी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 या 4 से ग्रेटर है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 4 आर रेयर। रिएक्शंस विद ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे आर आल्सो रेयर, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। मॉलिक्यूलरिटी की भाई साहब, ठीक है, डिपेंडेंस नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन ऑर्डर की डिपेंडेंस है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे भी, ठीक है। ओके, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या रिएक्शन हो जाएगा, जो रिएक्शन भाई साहब एक स्टेप में हो, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटीज एंड फर्दर मॉलिक्यूलरिटी शुड बी इंटीग्रल, ठीक है। जितने भी आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटीज एंड फर्दर मॉलिक्यूलरिटी शुड बी इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन H2 + Br2, ये क्या है भाई साहब आपका 2HBr है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, DHBr, ये आपका क्या हो जाएगा KH2Br⁻²। ऑर्डर आपका भाई साहब फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। सो इफ द रिएक्शन वेर एलिमेंट्री द रिएक्शन वुड इन्वॉल्व 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्टिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ Br2 टू गिव द बाइमॉलिक्यूलर रेट लॉ। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो ऐसा कुछ आता आपका, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर एक स्टेप में होता हुआ यह रिएक्शन होता
तो DHBr by dt that is rate of the reaction would have been KH2Br2, है ना भाई साहब, ऐसा होता है। लेकिन आपको मिल क्या रहा है ये, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इट इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है। सिंस दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड रेट लॉ, द रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री, ये भाई साहब आपका एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। क्लियर है? ओके the rate of a reaction does not depend upon stoichiometric coefficients of the reactant in a balanced chemical equation. In other words, a balanced chemical equation does not give a true picture of how a reaction takes place. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम जनरली स्टोइकोमेट्रिक बैलेंसिंग के लिए लेते हैं, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, in other words, a balanced chemical equation does not give a true picture of how a reaction is actually taking place, that it is rare that reaction may be completed in one step. The reactions taking place in one step are called as elementary reaction. जो भाई साहब एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शंस which do not take place in one step are called as complex reactions. The different steps in which a complex reaction takes place is called the mechanism of a reaction. मैकेनिज्म का स्टार्ट ही होता है जब आपका एलिमेंट्री रिएक्शन ना हो। अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इट विल ऑलवेज हैपन इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है। Each step of the mechanism of a reaction is called a elementary reaction. According to the collision theory, a reaction takes place when the atoms, ions, or molecules of the reactants come closer together simultaneously and collide with each other. So types of elementary reactions, it may in many reaction mechanism the following type of elementary reactions: opposed or reversible elementary reactions, ठीक है, side or concurrent elementary reactions, and consecutive or sequential reactions. ये सब आपके भाई साहब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस हो गए। तो पहला हम लेते हैं भाई साहब किसका केस, अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस। अपोज्ड या रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या हो जाएंगे, अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो भाई साहब जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी रेट से रिएक्शन लगभग बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, अपोज्ड, ठीक है। अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये ऐसे रिएक्शंस हैं इन विच both forward and backward reaction take place simultaneously. At the start, the rate of forward reaction is very large and it diminishes as the concentrations of the reactants decrease with time. तो पहले क्या रहेगा भाई साहब, इस टाइप के रिएक्शन में आपका फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छे खासे रेट से आगे जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, और अगर ये घटता जाएगा तो व्हाट विल हैपन, diminishes as the concentration of the reactants decreases with time. On the other hand, initially the rate of backward reaction is slow and it increases as the concentration of product increases with time. रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन जैसे जैसे भाई साहब आपके प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, और फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ forward reaction will be equal to rate of backward reaction, and that is called the equilibrium stage, ठीक है। Okay, but very soon a stage is reached where the rate of forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction and thus no further net progress is observed. This rate is known as the equilibrium state. So let us consider a reversible reaction. A का भाई साहब B बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का और एक रेट होगा भाई साहब रिएक्शन कांस्टेंट होगा बैकवर्ड के लिए, ठीक है। वेयर KF and KB आर रेट कांस्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। सो द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स विल बी गिवन बाय द रेट और रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना भाई साहब। रिएक्शन किस रेट से आगे जा रहा है वो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो समझ लो भाई साहब DA by dt ये हो गया आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स किस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, DB by dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स किस रेट से फॉर्म हो रहे हैं, दैट विल बी KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? देखो भाई साहब A से बन रहा है भाई साहब B, लेकिन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज KF, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज KB, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, D
ए बाई डी टी रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डी बी बाई डी टी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अभी रेट ऑफ द रिएक्शन होगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, ए के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन भी तो साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है वो किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बी के कॉन्सेंट्रेशन पे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ए से बन रहा है आपका बी, ठीक है, ए से बन रहा है बी, तो आपका यहाँ पे डी ए, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, हम रेट ऑफ द रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को भाई साहब डी बी बाई डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो आपका एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी हाउ मच, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है भाई साहब के एफ और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है भाई साहब के बी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए, एंड बैकवर्ड रिएक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, के बी इंटू बी, ठीक है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन दिस विल बी बैकवर्ड रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, dA by dt, dB by dt, kf minus kb. Let the reaction be started only with reactant A. Then at a time A naught will be equal to A plus B या B is equal to A naught minus A. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? Let the reaction be started with only reactant A. अगर समझ लो reactant A ही है तो आपका भाई साहब A naught is equal to A plus B और B is equal to A naught minus A. dA by dt is equal to kf into A minus kb into A naught minus A. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो A naught is equal to A plus B. Let the reaction be started only with reactant A. Then at time t, A naught की वैल्यू क्या हो जाएगी, A plus B, और B की वैल्यू क्या, A plus B मतलब समझ में आ रहा है, B फॉर्म हो गया है, A naught. Let the, तो यहाँ पे भाई साहब इस चीज को समझिए, let the reaction be started with only reactant A. Then at time t, let's say ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया A का, ये A बना किससे, अभी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है A प्लस B, या B का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, A नॉट माइनस A, ठीक है, A नॉट माइनस A माइनस dA बाई dt विल बी इक्वल टू KFA माइनस KB बाई B मतलब कितना हो गया आपका भाई साहब, A नॉट माइनस A, ठीक है, A नॉट माइनस A, तो dA बाई dt हो गया KF प्लस KB, यहाँ पे A को हमने कॉमन निकाले माइनस KB इंटू A नॉट, ठीक है, तो dA बाई dt एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, dA बाई dt आपका जीरो हो जाएगा, हेंस KF बाई KE इक्विवेलेंट, ठीक है, KF K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KB K इक्विवेलेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे dA बाई dt ये जीरो हो गया, मतलब ये इसको इधर लेंगे तो KF A इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू KB इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट भाई साहब कितना हो जाएगा, KF by KB, that is B equivalent by A equivalent. That is the equilibrium constant is simply the ratio of forward and backward reaction constant. Equilibrium constant क्या हो जाएगा, simply the ratio of forward and backward reaction constant. ठीक है, equivalent constant आपका क्या हो जाएगा, KF by KB. सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर समझ लो आफ्टर टाइम t, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, आफ्टर टाइम t, यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, A का क्या बन चुका है, A नॉट, तो A नॉट भाई साहब बना कैसे, ठीक है, A नॉट भाई साहब बना कैसे, तो A नॉट कैसे बना होगा भाई साहब, A से हम क्या माइनस करेंगे, A नॉट कैसे बना रहेगा, आफ्टर टाइम t भाई साहब पहला कॉन्सेंट्रेशन A का कितना था, A था, ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई साहब, A नॉट है, तो मतलब क्या होगा रहेगा भाई साहब, A प्लस बी ना भाई साहब, B का कॉन्सेंट्रेशन है ना, A प्लस बी, A नॉट भाई साहब क्या हो गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t देखो A B बनता जा रहा है, A इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B, तो आफ्टर टाइम t A का क्या बन गया, A नॉट, तो मतलब A नॉट किसका होगा भाई साहब, A प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक है, तो B का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या मान सकते हैं, दिस विल बी A का कॉन्सेंट्रेशन माइनस A नॉट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस A नॉट का कॉन्सेंट्रेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी हमने भाई साहब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, माइनस dA बाई dt
इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, है ना भाई साहब, क्लियर है? ओके, डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? दिस विल बी के फॉरवर्ड रिएक्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है? दिस विल बी के बैकवर्ड रिएक्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दिस कैन बी बैकवर्ड रिएक्शन, और यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए नॉट, ठीक है? हाँ, ए नॉट माइनस ए, आई एम सॉरी, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब ए नॉट, दिस विल बी ए नॉट माइनस ए, ठीक है? तो ये हो गया भाई साहब आपका ए नॉट माइनस ए, सो दिस विल बी ए नॉट माइनस ए, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? के बी के ए विल बी इक्वल टू के ई, वही ये प्रूव किया देखो यहाँ पे, ठीक है? सो आपका यहाँ पे डी ए बाई डी टी के एफ के ए माइनस, अरे सॉरी, तो आपका डी ए बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, सो आपका भाई साहब यहां पे होता है ए नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो, ए प्लस बी के बराबर, तो जिसके तरह हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, है ना भाई साहब, ठीक है? ए नॉट माइनस ए नॉट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ए आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ए नॉट माइनस ए, और ये हो गया आपका बी। ए नॉट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, अभी आपका भाई साहब कितना बचा है, ए, तुम बेटा वहीं पे सो बैठ गए, ठीक है? क्लियर है? तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस डी ए बाई डी टी, आपने देखा दिस इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, के ऑफ, बताइए क्या, के अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे हैं या बैकवर्ड रिएक्शन देख रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, के ऑफ कितना माइनस कितना, अरे अभी तो किया भाई साहब इधर, अरे किधर गया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है? ये होगा ना, ठीक है? ओके, तो अगर ऐसा होता है तो देखो डी बी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो के एफ ए मतलब कितना हो जाएगा, के एफ, इसको हमने भाई साहब लिखा ए, और माइनस के बी को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए नॉट माइनस ए, सो दिस विल बी ए नॉट माइनस ए, क्लियर पीपल, हम समझम, सो दिस विल बी हाउ मच, के एफ ए माइनस के बी ए नॉट, ठीक है? और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस के बी, और यहाँ पे हो गया आपका ए, ठीक है? क्लियर है? अभी एट इक्विलिब्रियम दिस विल बिकम जीरो, तो ये अगर जीरो हो जाता है तो दिस विल बी जीरो,